बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द 6th क्लास वेब डिज़ाइनिंग में आज हम CSS पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ CSS? CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि CSS एक स्टाइल शीट है विच गिव्स लेआउट टू HTML resources styles. So CSS stands for cascading style sheets. What is style? Styles define how to display HTML elements. किस तरह HTML elements को डिस्प्ले किया जाए। HTML के एलिमेंट्स, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस जितने भी हमने पढ़े तो ये HTML के एलिमेंट्स थे टैग्स में। Styles were added to HTML 4.0 to solve a problem. जिस तरह हमें मालूम है कि HTML 5 जो लेटेस्ट है, इससे पहले वर्जन थे जो HTML 4.0, HTML 3, 2 इसी तरह। तो HTML 4.0 में स्टाइल ऐड हुए। एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स कैन सॉल्व ए लॉट ऑफ वर्क। अब जब एक एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं, जिस तरह के हम पहले तो हमने नहीं की, लेकिन जिस तरह हम .html बनाते हैं एक फ़ाइल, तो इसी तरह आप .css के साथ अब एक एक्सटर्नल फाइल बनाओगे CSS के लिए। उसमें आप CSS का कोडिंग करोगे और जो अप्लाई होगा HTML पेज पे, मतलब .html के साथ जो हमने पेज सेव किया है और उस पेज में वीडियो है, इमेज है, टेक्स्ट है, पैराग्राफ है, तो उन पे जो टेक्स्ट, उन पे जो ये अप्लाई होगा ये स्टाइल, तो वो CSS के थ्रू अप्लाई होगा। CSS can control many elements of our web pages: colors, fonts, elements, borders, background, spacing, margins and much more. CSS बहुत चीज़ों को कंट्रोल करती हैं। जिस तरह के हम HTML में उसी तरह डिज़ाइन नहीं कर सकते थे, तो CSS में हम क्लीन डिज़ाइन कर सकेंगे हर चीज़ के लिए। An HTML file links to a CSS file. HTML का जो फाइल होता है, फाइल मीन्स पेज, HTML का जो पेज है वो CSS पेज के साथ हम लिंक करेंगे। एंड व्हेन द वेब ब्राउज़र डिस्प्लेज द पेज, जब वेब ब्राउज़र HTML की पेज को डिस्प्ले करेगा, इट रेफरेंसेस द CSS फाइल टू डिटरमाइन हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। तो फॉर एग्जांपल हमने H1 पे स्टाइलिंग अप्लाई की है, तो जैसे ब्राउज़र HTML पेज को व्यू करेगा तो उस H1 पे जो हमने स्टाइलिंग की है तो वो पेज CSS पेज को रेफर करेगा, वहाँ से स्टाइलिंग उठाएगा और इस पे अप्लाई होगा। मतलब हम CSS में स्टाइलिंग करेंगे .css पेज में और HTML में वो स्टाइल इस पे अप्लाई होगा। स्टाइल सॉल्व अ बिग प्रॉब्लम। हाउ स्टाइल सॉल्व अ बिग प्रॉब्लम? HTML was never planned to contain text for formatting a document. HTML का ये प्लान नहीं था कि प्लान टू कंटेन टेक्स्ट के टेक्स्ट को कंटेन करे फॉर फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट। जिस तरह के आप समझते हैं अभी कि ये जो आप देख रहे हैं वेब पेज में, यू आर सीइंग द डॉक्यूमेंट। तो HTML का ये प्लान नहीं था कि हम टैग्स डिस्कवर करेंगे और टैग्स के थ्रू हम डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करेंगे। तो HTML was plain to define the content of a document. Then HTML made plain, and in the plain they defined that we would define the content of a document. कि हम content of the document means H1, ये जो जितने भी content है कि हम डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए मतलब जो भी प्रॉब्लम आती है तो उसकी सोल्यूशन भी आती है। तो पहले उन्होंने सोचा कि हम डॉक्यूमेंट्स को शामिल करना चाहते हैं वेब पेज में, आफ्टर दैट दे डिस्कवर द टैग्स। ठीक है, इसी तरह उन्होंने सोचा कि हम डॉक्यूमेंट्स को शामिल करना चाहते हैं, तो उन्होंने इसी तरह H1 हेडिंग के लिए H1 आ गया। ठीक है, H1 हेडिंग के लिए बिगर लेआउट के लिए, इसी तरह पैराग्राफ के लिए P का टैग आ गया। डेवलपमेंट ऑफ लार्ज वेबसाइट्स वेयर फॉन्ट्स एंड कलर इंफॉर्मेशन वर एडिड टू एवरी सिंगल पेज बिकम ए लॉन्ग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस। पहले जब CSS नहीं था, जब बड़े बड़े वेबसाइट आप बनाते थे, उसमें से फॉन्ट्स और कलर इंफॉर्मेशन को ऐड करना बहुत मुश्किल काम था। फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक वेबसाइट बनाई, उनमें से डिफरेंट पेजेस थे, तो उन पेजेस को डिज़ाइन करना, उस पेज के अंदर डिज़ाइन देना
बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को उस पेज के अंदर डिज़ाइन देना ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था और बहुत लेंथी प्रोसेस था। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के एक इदारा है जो वेब के लिए स्टैंडर्ड बनाते हैं, ठीक है। तो इस इदारे ने CSS को क्रिएट कर दिया, मतलब डिस्कवर द CSS बाई W3C, इन शॉर्टकट वी कॉल इट W3C। स्टाइल्स आर नॉर्मली सेव्ड इन एक्सटर्नल .css फाइल्स। स्टाइल के लिए हम एक एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं जो हम सेव करते हैं .css के साथ। एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स एनेबल यू टू चेंज द appearances and layout of all the pages in a website just by adding one single file। तो जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट में हम कोडिंग करते हैं CSS में, तो ये नक्शा पलट देती है HTML का, मतलब आप डिफरेंट टाइप का डिज़ाइन इसके लिए कर सकते हैं। CSS का सिंटैक्स क्या है, वे ऑफ राइटिंग क्या है। CSS का सिंटैक्स ये है कि एक होगा सेलेक्टर, जिस तरह के H1 पे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो H1 सेलेक्टर हो गया। पैराग्राफ पे अप्लाई करना चाहते हैं P, तो P टैग सेलेक्टर हो गया। इमेज पे IMG टैग सेलेक्टर हो गया। इसकी फिर होगी डिक्लेरेशन, ठीक है। डिक्लेरेशन हम CSS में व्हाट इज डिक्लेरेशन, टू इंट्रोड्यूस योर वेरिएबल टू द कंपाइलर इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। इन C++ हम ये पढ़ते हैं टू इंट्रोड्यूस योर वेरिएबल टू द कंपाइलर, जस्ट हम वेरिएबल लिख देते हैं तो हमारी डिक्लेरेशन हो जाती है। लेकिन डिक्लेरेशन में यहाँ पे जो मकसद है, तो यहाँ पे मकसद ये है कि आप किस तरह सेलेक्टर पे अप्लाई कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल विड्थ और इक्वल साइन, और वहाँ पे फिर हम कोट्स में वैल्यू लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट हमने पढ़ा था कि प्रॉपर्टी भी कहते हैं या एट्रीब्यूट कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम इस पे जब बैकग्राउंड कलर की अप्लाई करते थे तो बैकग्राउंड कलर, और उसी तरह इक्वल साइन और डबल कोट्स के अंदर। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे स्टाइलिंग जो होगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कलर ये कॉलन, और यहाँ पे कलर का नेम ब्लू। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर कॉलन और बैकग्राउंड कलर पेज के साथ लिखते हैं, नाम लिखते हैं या हेक्साडेसिमल लिखते हैं। इसी तरह हम वहाँ पे साइज लिखते थे, ठीक है, साइज बढ़ाना, तो हम साइज और उस तरह लिखते थे। यहाँ पे फॉन्ट साइज, ठीक है, 12 पिक्सल, वहाँ पे आप उसी तरह कोट्स के अंदर देते हैं, यहाँ पे आप इस तरह कॉलन के बाद डायरेक्ट लिख देते हैं। A CSS rule set consists of selector and a declaration block। ये एक डिक्लेरेशन ब्लॉक है, एक सेलेक्टर ब्लॉक, ठीक है। और आप जब मल्टीपल इस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सेमीकोलन लगाते जाएं। वहाँ पे तो हम स्पेस देते थे, यहाँ पे आप सेमीकोलन लगाओगे। अच्छा जिस तरह देखो हमने कल जो बॉडी के लिए एनिमेशंस किए थे, तो इसी टाइप में हमने वो एनिमेशन किए हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी CSS रूल इस तरह होता है, द सेलेक्टर पॉइंट्स टू द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल। HTML एलिमेंट होता है सेलेक्टर पोर्शन में, और द डिक्लेरेशन ब्लॉक कंटेन्स वन और मोर डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय सेमीकोलंस। ईच डिक्लेरेशन इंक्लूड्स अ प्रॉपर्टी नेम, एक प्रॉपर्टी नेम होता है, जिस तरह की कलर प्रॉपर्टी नेम हो गया, फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी नेम हो गया, एंड ए वैल्यू, और इसकी एक वैल्यू होती है सेपरेटेड बाय ए कॉलन। अच्छा, फर्स्ट स्टाइल इन CSS, हम फर्स्ट स्टाइल CSS में कर रहे हैं, वो किस तरह वो देखते हैं। यहाँ पे आप फिलहाल हम जो काम कर रहे हैं इस पे देंगे index.html, उसी तरह पेज तो यहाँ पे ओपन किया और एक बार ब्राउज़र में ओपन किया। यहाँ पे आप HT फॉर एग्जांपल CSS बॉडी में फॉर एग्जांपल मैं H1 लिखता हूँ, ठीक है। आई लव पाकिस्तान और एक पैराग्राफ लिखता हूँ। पैराग्राफ में आप कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल
कोड लिखता हूँ। कंट्रोल एस, ठीक है। तो ये अभी सिंपल आपके पास उसी तरह आएगा जो हम HTML में पढ़ रहे हैं। अब इसके लिए स्टाइलिंग आप CSS में किस तरह करते हैं, यहाँ पे हेड के पोर्शन में, हेड के पोर्शन में मतलब हेड के अंदर, यहाँ पे हेड स्टार्ट हेड टाइम, इसके बाद में एक स्टाइल का टैग होता है, ठीक है। स्टाइल का टैग स्टार्ट करें आप, स्टाइल का टैग प्रिंट करें आप CSS का स्टाइल ज़रूर इसी में, जब आप पेज के अंदर डिज़ाइन करते हैं तो आप इस स्टाइल टैग के अंदर लिखेंगे। अब फॉर एग्जांपल सेलेक्टर मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, H1, ठीक है। तो H1, इसी के बाद आप ये कर्ली ब्रेकेट लगा दे, ठीक है, और यूजुअली आप इसी तरह करें, ठीक है, या इसी तरह, इसी तरह। तो H1 के लिए फॉर एग्जांपल मैं कलर इसके लिए देखो रेड, तो ये क्या हो गई प्रॉपर्टी इसकी वैल्यू, और कॉलम के साथ अभी सिंटैक्स कुछ चेंज हो गया, कलर रेड, ठीक है। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन, वहाँ पे अलाइन था तो यहाँ पे सेंटर, कंट्रोल एस, टेक्स्ट अलाइन सेंटर पे हो जाओ, ठीक है। तो इसी तरह हम इसमें काम करेंगे। अब सेलेक्टेड पैराग्राफ है तो पैराग्राफ के लिए करो, पैराग्राफ के लिए फॉर एग्जांपल फंट साइज, ठीक है, फंट इसी तरह डैश और साइज, फंट साइज फॉर एग्जांपल 30 पिक्सल, यहाँ पे सेमी कॉलन आप लगाओगे तो फंट साइज इसका इतना हो गया। इसके बाद आए यहाँ पे आप CSS में कमेंट्स को किस तरह करते हैं, हमने तो वहाँ पे पढ़े HTML के कमेंट्स, आप CSS के कमेंट्स किस तरह करेंगे। फॉर एग्जांपल इस पैराग्राफ को यहाँ पे मैं कमेंट करता हूँ तो आप कमेंट इसी तरह करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर डबल स्टैटिक, इसके अंदर आप ये CSS की कमेंट है, ठीक है, हम HTML में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो आप कमेंट्स आ गए, तो ये देखो शो नहीं होगा क्योंकि ये CSS के कमेंट्स हैं। तो आप CSS के कमेंट्स इस तरह यूज करते हैं। इसके बाद CSS कलर्स है, ठीक है। CSS के कौन कौन से कलर्स हैं, तो जिस तरह हमने पढ़ा था कि हैश वैल्यू भी आप कलर को दे सकते हैं, आप RGB वैल्यू भी दे सकते हैं और आप कलर नेम भी दे सकते हैं। तो शुक्र है ये तो हमने पढ़ा है HTML में, ठीक है। आप कोई भी कलर की वैल्यू उठा के किसी भी चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह हमने अलाइन की प्रॉपर्टी भी की, कलर की भी की, ID सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर। तो इसकी पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ID और क्लास के दरमियान फ़र्क क्या है। सो IDs आर यूनिक, IDs यूनिक होते हैं। जब आप किसी चीज़ को ID देते हैं इट मीन्स इट इज़ अ यूनिक रिकॉर्ड। आप पूरे आपके पेज में दूसरी ID उसी नाम से नहीं हो सकती। IDs एंड क्लासेस फंक्शंस द सेम वे, काम उनका एक जैसा है, बट दे कैन बोथ प्रोवाइड द सेम स्टाइलिंग फंक्शनलिटी टू एन HTML एलिमेंट। वो सेम स्टाइलिंग फंक्शनलिटी दे रहे हैं HTML एलिमेंट को, बट IDs आर यूनिक। IDs यूनिक होंगे। ईच एलिमेंट कैन ओनली हैव वन ID। हर एलिमेंट एक ID इसकी हो सकता है। मतलब अगर H1 एक एलिमेंट है तो इसकी ID जब आप देते हैं हेडिंग 1, तो आप हेडिंग 1 ID पे आप कहीं पे हेडिंग 1 नहीं ले सकते। मतलब वही नेम उसी के लिए हो गया पूरे वेब पेज में, ठीक है, पूरे प्रोजेक्ट में नहीं, पूरे एक वेब पेज में। अच्छा, एंड दैट ID कैन ओनली बी ऑन द वेब ऑन द पेज वंस।
एंड क्लासेस आर नॉट यूनिक, क्लासेस यूनिक नहीं होते, ठीक है। क्लासेस आर नॉट यूनिक, एन एलिमेंट कैन हैव मल्टीपल क्लासेस एंड मल्टीपल एलिमेंट्स कैन हैव द सेम क्लास। फॉर एग्जांपल हेडिंग 1 के लिए मैंने एक क्लास का नेम लिखा हेडिंग 2, तो आप जब दूसरी बार लिखते हैं हेडिंग 2 के लिए मैंने स्टाइलिंग की। फॉर एग्जांपल अभी ये H1 है, तो H1 के अंदर टैग के अंदर मैंने दिया क्लास इक्वल टू और कुछ मैंने इसको नाम दिया, तो वही क्लास नाम मैं दूसरी हेडिंग 1 के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। मतलब उसके लिए जो मैंने डिज़ाइन की, कलर रेड किया, जो भी किया, तो जब मैं दूसरी टैग के अंदर उस क्लास का नाम दूंगा तो वही स्टाइलिंग उसी पे भी अप्लाई होगी। लेकिन अगर आप आईडी देंगे और आईडी के लिए ऊपर डिज़ाइन करेंगे तो आईडी सिर्फ एक होगी। मतलब ये अभी आप है इसकी तरफ, ठीक है। देखो, और आईडी को हम रिप्रेजेंट करेंगे एच सिंबल के साथ जब हम स्टाइलिंग करेंगे उस नाम के लिए, और क्लास को आप डॉट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। किस तरह? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्लास नेम देता हूँ, इसके बाद, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं H2 लिखता हूँ, H2 को मैंने नाम देता हूँ अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट, ठीक है। और इसके लिए मैं यहाँ पे भी H1 लिखता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं आईडी लिखता हूँ, आईडी को मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आप अपना नाम भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मल नाम होना चाहिए ताकि आपको भी दूसरे बंदे को भी जब आपका कोड देख रहा है तो उसको भी इंफॉर्मेशन हो कि मतलब ये एक लीगल नाम है। फॉर एग्जांपल मैं एक नाम देता हूँ टेस्ट हेडिंग, ठीक है। तो आप इसी के लिए आप स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है। स्टाइलिंग कहाँ पे करेंगे? यहाँ पे, ठीक है, स्टाइल टैग के अंदर। लेकिन जब आप इसके लिए स्टाइलिंग कर रहे हैं आईडी के लिए, तो आप एश का साइन यहाँ पे सिंबल लगाओगे, इसके बाद आप वही नाम और उसी तरह। तो अब सेलेक्टर क्या हो गया? ये हो गया, ये सेलेक्टर अब आईडी हो गई। आपने कोई भी नाम दे सकते हैं। अब आप इसके लिए स्टाइलिंग करें, फॉर एग्जांपल कलर फॉर एग्जांपल ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है। और फॉन्ट साइज फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल, ठीक है। तो आप देखिए, तो ये हो गया, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूँ कि H1 ये स्टार्टिंग टैग को रीड करता है, तो हम ये इंडिक टैग इसलिए लगाते हैं कि एक फॉर्मल वे है। अगर आप ना भी लगा दे तो कभी कभी प्रॉब्लम नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अलाइन, एक मिनट में चेक करते हैं। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में, एक मिनट कहाँ पे हमने तो टेक्स्ट अलाइन, वहाँ पे H1 हमने क्या है, देखिए पूरे H1 हमने एलिमेंट लिए हैं, ठीक है। अगर आप इसको अब रिमूव करें, ठीक है, इसको अब आप रिमूव करें तो हम देखते हैं, ठीक है, ये खुद ब खुद अब सेंटर में नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरे H1 अब ले रहे हैं। लेकिन आईडी की तो मिसाल ये है कि आईडी, ठीक है, चलो करते हैं आगे। तो अब आप यहाँ पे देखें H1 करें और यहाँ पे खैर है H1 के लिए मैं डिज़ाइन करता हूँ, फिर भी ठीक कर देखता हूँ कि अब होता है कि नहीं। शायद हमें ये इंडिकेटर का मसला था, नहीं, ठीक है। तो वो सेलेक्टर हैं, वो पूरे H1 जहाँ पे उनको दिखाई देता है तो उस पर अप्लाई करता है। तो फिर हमारा टेक्स्ट हेडिंग, इसका मतलब, इसका फ़ायदा यही है कि आप यहाँ पे H1 ना लिखो। अब मैं दूसरा H1 लेता हूँ, देखो H1 और इसको आईडी देता हूँ, फॉर एग्जांपल test2 हेडिंग, और फॉर एग्जांपल
और इस टेस्ट2 हेडिंग के लिए कंट्रोल एस में चेंज स्टाइलिंग करता हूँ एश के साथ आप, ठीक है। कंट्रोल वी करें, इसके बाद आप कलर रेड करें, ठीक है, और टेक्स्ट अलाइन रेड करें, कंट्रोल एस करें, ठीक है। एक देखो इसकी आईडी, मैंने कहा कि इस पे जो भी अप्लाई होगा तो इसी पे होगा, ठीक है। आईडी यूनिक रिकॉर्ड पे, और इस पे जो अप्लाई होगा तो इस पे होगा। अब देखो ये रेड वाले को देखो, ये ना रेड वाला टेस्ट हेडिंग 2 पे, यहाँ पे जो देखो आपने आईडी दी है हेडिंग 2, तो इसके लिए मैं कोड लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल फंड फैमिली, तो फंड फैमिली आप इसी तरह लिखते हैं, और फंड फैमिली में फेंक देता हूँ। तो देखो सिर्फ उसी पर अप्लाई करते। अब फंड साइज आप दे दे, इसकी जगह फैमिली यूज करते हैं। हाँ, तो इसकी जगह हम यहाँ पे फंड फैमिली यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फंड साइज, तो फंड साइज फॉर एग्जांपल मैं 50 पिक्सल देता हूँ। तो अब देखें, आप समझ गए आईडी की बात को, मतलब यूनिकली हम स्टाइलिंग कर रहे हैं लेकिन उस पे अप्लाई नहीं हो रहा, सिर्फ इसी पे अप्लाई हो रहा है। क्लास की क्या बात है, क्लास की बात ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ठीक है, जैसे क्लास, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको क्लास का नाम देता हूँ, क्लास नेम फॉर एग्जांपल टेस्ट क्लास, ठीक है। और यहाँ टेस्ट क्लास को कॉपी करता हूँ, और इसके बाद ये इसकी बॉडी है, ठीक है, इसके लिए स्टाइलिंग है। तो हमने क्या कहा कि इसको हम डॉट के साथ लिखेंगे स्टाइलिंग में, डॉट, और उस क्लास का नेम जो आपने दिया है वो वही ब्रैकेट्स। अब मैं कहता हूँ कि कलर आप करो ब्लू, तो ये देखो आपके पास ब्लू। अब कहते हैं आप कि यही जो ब्लू का कलर है या जो भी स्टाइलिंग है ये इसी पे भी अप्लाई हो जाए, ये H1 पे, आई लव पाकिस्तान पे। तो यहाँ पे जस्ट आप क्लास का नाम लिखो, कौन सा क्लास, ये टेस्ट क्लास। तो अब देखें, अब मैं इसके लिए जो भी स्टाइलिंग करूँगा, तो क्लास और आईडी में क्या डिफरेंस है? आईडी और क्लास में ये डिफरेंस है कि आईडी आप सिर्फ एक चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, और क्लास आप 100 चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक क्लास की जगह सेम में आईडी को टेस्ट नहीं तो काम नहीं करेगा, आईडी सिर्फ एक के लिए काम करेगा, एक एलिमेंट पे अप्लाई होगी, यूनिकली रिप्रेजेंट करेगी रिकॉर्ड को, ठीक है। और क्लास के लिए आप फॉर एग्जांपल एक क्लास है ये, उसके लिए मैं एक बार डिज़ाइन करता हूँ, फिर आप सिर्फ क्लास का नेम लिखे, वो डिज़ाइन उस पर भी अप्लाई होगा, ठीक है। देखो मैंने इसके लिए टेस्ट2 के लिए, टेस्ट2 हेडिंग के लिए, या टेस्ट क्लास के लिए, ठीक है, टेस्ट क्लास के लिए, तो टेस्ट क्लास के लिए मैंने ब्लू लिखा। यहाँ पे देखो, यहाँ भी मैंने टेस्ट क्लास लिखा। आप और भी जगहों पे टेस्ट क्लास लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं एक और H2 ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे क्लास देता हूँ टेस्ट क्लास, ठीक है। फॉर एग्जांपल वही चीज़ इस पे अप्लाई हो रही है, चाहे आप H2 ले ले, चाहे आप पैराग्राफ ले ले, चाहे आप कुछ भी ले ले, लेकिन इसके अंदर आप क्लास का नाम दे, वही क्लास तो मल्टीपल अप्लाई होगा। अब देखो मैं इसके लिए चेंज कर रहा हूँ फंड फैमिली फॉर एग्जांपल वही इम्पैक्ट, और फंड साइज, ठीक है, फंड साइज में इसका 40 पिक्सल करता हूँ। एक बार स्टाइलिंग कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे मैंने क्लास का नाम दिया है उसी पे अप्लाई होगा। अब आपको चेंजेस करने हैं, कलर चेंज करना है, ब्लू की जगह ऑरेंज कलर, तो सब में चेंज होगा। देखो आप, मतलब क्लास को मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, आईडी को यूनिकली आप इस पे काम करेंगे। सर जिस तरह क्लास में हमने फंक्शन सेम लिए टेस्ट क्लास, हाँ, तो इस तरह अगर हम आईडी में ले लें तो फिर
काम नहीं करेगा। आईडी एक होगी, वही नाम जो होगा वो एक होगा, चाहे क्लास का हो चाहे आईडी का हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने नाम दिया है टेस्ट क्लास, ठीक है। तो टेस्ट क्लास आप दोबारा नहीं यूज़ कर सकते। हम टेस्ट हेडिंग कर दें, आपने टेस्ट 2 हेडिंग दी है, हाँ तो ये apply होगा? बिल्कुल अप्लाई होगा, क्योंकि ये क्लास है वो आईडी है, ठीक है। तो वो अप्लाई होगा। अगर आप यहाँ पे भी टेस्ट हेडिंग कर दें, लेकिन ये डॉट के साथ क्यों लिखते हैं, तो इसलिए तो लिखते हैं कि ये क्लास है और वो आईडी है, ठीक है। तो यहाँ और उस नेम में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। आप वही नेम लिख सकते हैं डॉट के साथ, लेकिन जब आप यहाँ पे टेस्ट2 हेडिंग, ये आईडी है एक, ठीक है, और टेस्ट2 हेडिंग देखो ये आईडी के साथ मैंने लिखा है, बाकी क्लास के साथ, तो ये टेस्ट2 हेडिंग आप यहाँ पे आईडी यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखूँ ना कि आईडी इज इक्वल टू टेस्ट2 हेडिंग, क्योंकि ये नाम फिर रिपीटिशन हो गया, यहाँ पे भी आईडी है, यहाँ पे भी आईडी है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आईडी तो एक यूनिक होती है, मैं किस पे अप्लाई हो जाऊँ, तो काम नहीं करेगा। और क्लास में तो मतलब मल्टीपल चीज़ों के लिए आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप ग्रुपिंग सेलेक्टिंग भी कर सकते हैं, कामा कामा कामा। फॉर एग्जांपल H1 H2 और पैराग्राफ। आप कहते हैं कि ये जो स्टाइलिंग है ये H1 पे भी, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे H3 लेता हूँ, यहाँ पे H4 लेता हूँ, यहाँ पे भी H4, ठीक है। और एक यहाँ पे पैराग्राफ है। तो मैं कहता हूँ कि मल्टीपल चीज़ों के लिए स्टाइलिंग किस तरह की जाए, तो आप इस तरह करेंगे। देखो H3 के लिए आप कहते हैं कि मैं कोई स्टाइलिंग करता हूँ, सेम स्टाइलिंग करता हूँ मैं इन दो चीज़ों के लिए, H3 के लिए भी H4 के लिए भी, ठीक है, और पैराग्राफ के लिए भी, ठीक है, पैराग्राफ के लिए भी। तो आप इस तरह करते हैं, लेकिन पैराग्राफ के लिए ऑलरेडी मैंने क्या है कि नहीं, हाँ इसके लिए क्या है, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं कि यार इसके लिए भी, तो आप इसी तरह कामा कामा और यहाँ पे ये, और फॉर एग्जांपल कलर इंडिगो एक कलर नाम है कोई, देखिए दिस इज, देखो वही इंडिगो कलर इस पे अप्लाई हो गया, और उसी तरह ये स्टाइल इस पे अप्लाई हो रहा है। मतलब मैं मल्टीपल चीज़ों पे भी, ये देखो ये H3 है और ये H4 है, लेकिन स्टाइलिंग उसकी अप्लाई हो रही है इससे जो भी स्टाइल। अब देखो मैं कहता हूँ कि इन दोनों को मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो अब दोनों की बजाय वहाँ पे HTML में हम दोनों के टैग में लिखते थे, तो आप CSS में कितनी ईजिली दोनों को सेंटर पे कर सकते हैं। अगर आप चाहे आप एक के लिए डिज़ाइन करो और सिर्फ क्लास नहीं लिखो, तो वही डिज़ाइन उस पर भी अप्लाई होती है। फॉर एग्जांपल आपने एक इनपुट फील्ड डिज़ाइन की, आप कहते हैं कि ये पूरे इनपुट जो जितने भी फील्ड्स मैंने लिए, नेम ईमेल एड्रेस सब कुछ, तो इनपुट तो सेम होते हैं इनपुट, ठीक है। तो आप कहते हैं कि ये सब पे वही डिज़ाइन अप्लाई हो जाए, तो आप सबके इनपुट के नाम में से सिर्फ लिखे क्लास, और जिस क्लास के लिए ऊपर आपने डिज़ाइन किए उसी का सिर्फ आप नाम लिखते जाए, उसका नाम लिखते जाए, तो वो सब पे डायरेक्ट अप्लाई होगा। अदरवाइज HTML में आप हर एक इनपुट के लिए अलग डिज़ाइन करोगे, तो CSS सॉल्व अ बिग प्रॉब्लम। What is the difference between, यहाँ में पढ़ा there are 3 ways to insert CSS। जिस तरह हमने कुछ टच भी किया, तो there are 3 ways to insert CSS। The first is external style sheet, and the second is internal style sheet, and the third is inline styles। तो आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट को किस तरह करते हैं? एक्सटर्नल स्टाइल शीट को आप एक फ़ाइल बनाते हैं, उस फाइल को आप कोई भी नाम देते हैं, लेकिन उसको .css के साथ सेव करेंगे और इसको लिंक करेंगे HTML पेज के साथ। ये हमारी HTML पेज है, तो इसको लिंक करेंगे हम यहाँ पे। तो उसको कैसे लिंक करेंगे? यहाँ पे हेड में हम एक
लेंगे लिंक्स, रिलेशन, इक्वल टू वगैरह। फॉर एग्जांपल इसको मैं, ये जो स्टाइल मैंने लिखा इसको मैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट में करता हूँ ताकि ये पेज कंफ्यूजिंग ना लगे। देखो ये अब यहाँ पे HTML मिक्सिंग लग रहा है, तो यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा, न्यू पे क्लिक करके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, ठीक है। फर्स्ट स्टाइल, इसी तरह फर्स्ट स्टाइल डॉट CSS, तो इसकी कुछ इसी तरह स्टाइल आपके पास आ जाएगी, ठीक है, या सिंपल कुछ आ जाएगा। तो इसको मैं ओपन करता हूँ और चूज़ अनदर ऐप करता हूँ ताकि फिर भी इसी से खुले ऑलवेज। तो इसको मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया, यहाँ पे, ठीक है। और इसको लिंक कैसे करूँगा, तो इसको लिंक करने का तरीका ये है कि पहले तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको लिंक करने का तरीका ये है, ये स्टाइल पूरा, अब ये स्टाइल टैग नहीं, स्टाइल टैग के अंदर जो चीज़ है वो कंट्रोल X करता है, ठीक है। ये स्टाइल टैग ख़त्म, ये बस HTML पेज है। स्टाइलिंग के लिए मैंने अलग स्टाइल शीट बना लिया, तो उसमें से फिर आप स्टाइल टैग नहीं देंगे, इसमें से सिर्फ आप डायरेक्ट लिखते जाएं। देखो उसी तरह आ गया, यहाँ पे आप कंट्रोल S करें और यहाँ पे आप लिंक करेंगे। देखो इस डॉक्यूमेंट को इस पे लिंक करेंगे, तो जब आपकी पेज लोड होगी तो उसकी स्टाइलिंग यहाँ से उठाएगा, ये इस पेज से ऑटोमेटिकली उठाएगा क्योंकि इनके साथ लिंक है। तो किस तरह हम उसको करेंगे, यहाँ पे आप आए और लिखे लिंक। तो लिंक में एक बात होती है, एक होते हैं रेल में रिलेशनशिप। इसकी रिलेशनशिप क्या है, मतलब कि ये स्टाइल शीट है और इसकी टाइप क्या है, टाइप का मतलब ये है कि ये टाइप टेक्स्ट होगा या CSS है। इसके बाद रेफरेंस देते हैं, रेफरेंस क्या देते हैं, रेफरेंस उस स्टाइल शीट या उस पेज का नाम देंगे। ये जो पेज है ये आप F2 करें, कंट्रोल A करें, कंट्रोल C करें, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पे वो रेफरेंस में वो पूरा नाम दे दें, ठीक है, कंट्रोल S। तो अगर आप देखें तो कुछ नहीं हुआ होगा, मतलब कनेक्ट हो गया। हालांकि मैंने CSS को यहाँ से डिलीट कर दिया, देखो अब यहाँ पे CSS नहीं है, लेकिन अब ये यहाँ से लिंक है। अब अगर मैं यहाँ से चेंजेस करूँगा, देखो कौन सा कलर, ये ग्रीन जो कलर है, ग्रीन कलर कहाँ का है, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, या आई लव पाकिस्तान, ये जो ऑरेंज कलर है, ये। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ब्लू कर दे या येलो कर दे, ठीक है, कंट्रोल S। तो आप वहाँ पे मैंने कंट्रोल S किया, यहाँ पे देखो खुद आपके पास अप्लाई हो रहा है, तो वहाँ पे रेफर कर रही है। तो इसी तरह आप चेंजेस करते जाएंगे। इस अलग स्टाइल शीट में आप स्टाइलिंग करें तो ये बहुत मतलब ज़बरदस्त वे हैं। और यहाँ पे आप डायरेक्ट सिलेक्टर का और उसका स्टाइलिंग करनी है, कोडिंग दूसरी लाइन हेडिंग वाला कुछ नहीं है। हाँ, इसकी कुछ नहीं है, इसमें देखो हमने डायरेक्ट ये चीज़ें लिखी। अब कहते हैं कि बॉडी का कलर चेंज हो जाए, ठीक है, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं टॉप पे वैसे लिख रहा हूँ। तो बॉडी अभी सेलेक्टर मेरे पास हो गया, ठीक है। बॉडी यहाँ पे देखो, बॉडी के लिए मैं बैकग्राउंड कलर किया, वहाँ पे BG कलर था, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। तो यहाँ पे हर चीज़ के नाम बैकग्राउंड कलर यूज़ करेंगे जब आप बैकग्राउंड चेंज करते हैं। तो बैकग्राउंड के लिए आप पिंक फॉर एग्जाम्पल, ये कंट्रोल S कर दिया। अब देखें वहाँ से कुछ चेंज हो गया। यहाँ पे हम स्टाइल टैग कुछ भी नहीं लेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखेंगे सेलेक्टर्स और ये चीज़ें। लेकिन जब हम कहते हैं कि हम इंटरनल स्टाइल शीट करें, ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट है, ठीक है, मतलब हमने एक्सटर्नल फाइल बना लिया है और इसको लिंक किया है। और यहाँ पे कहते हैं इसे, यहाँ पे जो हमने बनाया पहले स्टाइल टैग के अंदर, तो उसको कहते हैं इंटरनल स्टाइल शीट। इनलाइन CSS किसे कहते हैं, इनलाइन CSS इसे कहते हैं जब आप इस टैग के अंदर आते हैं, इस टैग के अंदर, और आप यहाँ से स्टाइल लिखते हैं और स्टाइल के अंदर फॉर एग्जांपल आप कलर देते हैं, कलर आप देते हैं ब्लैक, ठीक है। ठीक है, तो ये इनलाइन CSS है। और अब आपको मालूम भी हो गया कि सबकी प्रायोरिटी कौन सी प्रायोरिटी होगी,
मतलब 3 टाइप्स हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। तो मतलब ये कि पहले तो उसकी कलर किस तरह थी, उसी तरह थी, लेकिन इनलाइन में मैंने ब्लैक किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनलाइन वाली इस पर अप्लाई होगी। ठीक है, मतलब है आपने अगर 3 जगहों पे इसके लिए डिज़ाइन की है, इस H1 के लिए, चाहे आईडी से की है चाहे क्लास से की है, लेकिन अगर आप इनलाइन में इसके लिए जो भी डिज़ाइन करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ाइन उस पर वो इनलाइन वाली अप्लाई होगी। ठीक है, तो इनलाइन हमने पढ़ा, एक्सटर्नल भी पढ़ा और इंटरनल भी पढ़ा। इसके बाद टेक्स्ट कलर हमने चेंज किया, टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी हमने यूज़ की, टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन किसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ टेस्ट हेडिंग के लिए हम कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो टेस्ट हेडिंग के लिए हम एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन एक है ओवरलाइन, ठीक है, ओवरलाइन, एक है इनलाइन और एक है लाइन थ्रू। तो ये ओवरलाइन, ठीक है, मतलब और लाइन इसके ऊपर लाइन। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए, अगर आप कंट्रोल एस प्रेस करें यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन आप इनलाइन, इनलाइन नहीं है, लाइन थ्रू है एक और अंडरलाइन है। ठीक है, और लाइन है, और लाइन है तो ऊपर है, सॉरी, और एक लाइन थ्रू है तो इसके दरमियान में से इसके ऊपर लाइन आ जाएगी। ठीक है, लाइन थ्रू, और इसके अलावा एक है अंडरलाइन। ठीक, इस तरह नहीं हो सकता, तो फिर हम CSS के थ्रू खुद डिज़ाइन करेंगे फॉर्म, साइडलाइन और बॉक्स। ठीक है, हम डिवीजन में बंद करेंगे, डिवीजन को आप विड्थ बहुत कम दे, 2-3 पिक्सल दे, और इसके बाद आप हाइट जितना आप चाहे हाइट हो जाए, बैकग्राउंड कलर इसके लिए, तो आपके पास एक लाइन बन जाएगी। फॉर एग्जांपल इसी तरह यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप कहते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन HR से नहीं, आप कहते हैं एक और खूबसूरत आ जाए, एक डिवीजन ले, डिवीजन को आप क्लास का नाम दें, फॉर एग्जांपल टॉप लाइन। ठीक है, टॉप लाइन डिवीजन को अपने नाम दें, और इस टॉप लाइन के लिए कंट्रोल C मैं यहाँ पे डिज़ाइन करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल V, तो उसको मैंने क्लास में लिया है तो डॉट। ठीक है, इसके लिए देखो आप विड्थ ले लें, फॉर एग्जांपल 800 पिक्सल, और हाइट आप ले लें 10 पिक्सल, और आप ले लें बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। अब आप देखें, अब मैंने लिया, मैं डिवीजन में कुछ ना था, टॉप लाइन है, ये है, लेकिन इसको लेता हूँ, तो इसमें से ये आ गया, लेकिन भी शो हो जाएगा इंशाल्लाह। इसी तरह हमने ये दरेवाल तरीका कर दिया। ठीक है, और बॉर्डर से भी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो यहाँ पे बॉर्डर
फॉर एग्जांपल पिक्सल सॉलिड और तो ये भी इसी तरह। अब अगर आप ये विड्थ कम भी करें, फॉर एग्जांपल मैं 2 पिक्सल करता हूँ और विड्थ तो इसी तरह हो गया 1 पिक्सल, यहाँ पे बॉर्डर भी 1 पिक्सल कर दूँगा। तो ये चीज़ें फिर आगे वैसी भी आ रही हैं, ठीक है। तो पहले से अगर मैं करूँ आप कंफ्यूज होंगे, बाकी कोई बात नहीं है, ये लाइन हम बनाएंगे सब चीज़ है, ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं? तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म द टेक्स्ट अपर केस, लोअर केस एंड कैपिटलाइज। फॉर एग्जांपल ये जो H3 है ये टेस्ट 2 हेडिंग के लिए हम करते हैं, ठीक है। टेस्ट 2 हेडिंग ये है, तो इसके लिए हम कहते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। तो ये फर्स्ट जो है, देखो दिस इज ये फर्स्ट जो टी है इसको कैपिटल करता है, फिर दूसरा जो लफ्ज़ आता है वो इसको कैपिटल करता है, फिर इसके स्टार्टिंग का जो वर्ड वहाँ जो है वो कैपिटल हो जाता है, किसी से कैपिटलाइज से। लोअर केस से ये लोअर केस में हो जाता है, देखो ये पूरा का पूरा लोअर केस में हो गया। इसी तरह अपर केस से ये पूरा का पूरा कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। दिस इज हेडिंग 2 और ये क्लास है तो ये दोनों इसलिए चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद ठीक है, टेक्स्ट इंडेंशन की एक प्रॉपर्टी है। द टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द अमाउंट ऑफ इंडेंशन या एम्प्टी स्पेसेस शुड बी लेफ्ट बिफोर लाइंस ऑफ टेक्स्ट इन अ ब्लॉक। मतलब आप कहते हैं कि टेक्स्ट इंडेंट के कितने एम्प्टी लाइंस शो हो जाए, कितने एम्प्टी लाइंस शो हो जाए बिफोर द वर्ड। तो टेक्स्ट इंडेंट आप कोई भी टेक्स्ट दे दे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो लेफ्ट साइड पे यहाँ पे इनके लिए कर रहे हैं, ठीक है, पैराग्राफ और H4 और उसके लिए। तो टेक्स्ट इंडेंट फॉर एग्जांपल तो ये कुछ 50 पिक्सल इस साइड पे हो गया, आपने देख लिया। अगर आप 500 पिक्सल 300 पिक्सल 400 पिक्सल करें तो ये देखो यहाँ पे आ गया, लेफ्ट से वो स्पेसिस छोड़ रही है, हाँ आगे स्टार्ट हो जाएगी। और ये सेंटर पे है, दैट्स वाई इसलिए सेंटर से वो अपनी जगह से मतलब इंडेंशन कर देती है, चलिए बराबर। इसके बाद CSS टेक्स्ट है, लेटर स्पेसिंग और टेक्स्ट शेडो है, वर्ड स्पेसिंग है। आप कहते हैं कि ये आई लव पाकिस्तान है, तो आई लव पाकिस्तान आप देखें, आई लव पाकिस्तान, तो इस पे ये कलर ये मैं रिमूव करता हूँ, मतलब टेस्ट क्लास कंट्रोल C। अगर आप कोई चीज़ फाइंड करना चाहते हैं तो कंट्रोल F प्रेस करें, ठीक है, कंट्रोल V करें तो आपके पास इस तरह फाइंड हो जाती है इंडेक्स से। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि वर्ड स्पेसिंग, ठीक है, लेटर स्पेसिंग 10 पिक्सल, मतलब हर लेटर के दरमियान जो स्पेस है वो 10 पिक्सल हो। देख रहे हैं हर लेटर के दरमियान। इसके बाद आप देखें वर्ड स्पेसिंग, तो हर ये जो वर्ड हैं जितने तो इसके दरमियान 13 पिक्सल स्पेस होगी। देखो ये वर्ड के दरमियान, अगर आप ये बढ़ा दें तो आपको पता चल जाएगा।
ठीक है, हर एक लेटर, और ये वर्ड है, ठीक है, और ये लेटर, ठीक है, ये पूरा वर्ड है और ये लेटर, तो आपको ये भी आना चाहिए। इसके बाद टेक्स्ट शेडो है, आप कोई शेडो भी ला सकते हैं अपने टेक्स्ट के साथ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल टेक्स्ट शेडो आप किस तरह लाएंगे, तो इसी में से करते हैं टेक्स्ट शेडो। टेक्स्ट शेडो तीन वैल्यूज रहती हैं। ये फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल शेडो, हॉरिजॉन्टली इसकी शेडो कितनी होनी चाहिए, वर्टिकल इसकी शेडो कितनी होनी चाहिए, ब्लर कितना होना चाहिए, और कलर कौन सा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 पिक्सल हॉरिजॉन्टल और 4 पिक्सल वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या हॉरिजॉन्टल के लिए नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ जब आप वैल्यू लिखेंगे तो वैल्यू ये खुद पता चलता है उसे टेक्स्ट शेडो को, कि मतलब ये फर्स्ट वैल्यू होगी वो हॉरिजॉन्टल के लिए यूज़ होगी, सेकंड वैल्यू वर्टिकल के लिए यूज़ होगी, और थर्ड वैल्यू जो यूज़ होगी ब्लर के लिए। फॉर एग्जांपल 2 पिक्सल ये ब्लर हो और रेड का कलर इस पे रेड हो। देख रहे हैं आप इसकी जो ये, अगर आप ये वैल्यू बढ़ाओगे 10 पिक्सल, मतलब हॉरिजॉन्टली ये बढ़ेगा, हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं आप, हॉरिजॉन्टली इसका इस तरह आएगा। और अगर आप ये वैल्यू बढ़ाओगे 20 पिक्सल, तो ये इसी तरह कुछ आ रहा है, ठीक है। और ये ब्लर देख रहे हैं कितना ब्लर है ये, तो ये ब्लर की वैल्यू है, मतलब ये खुद इसे पता चलता है। इसके बाद लाइन हाइट है कि लाइन की हाइट कितनी होनी चाहिए, ये अक्सर हम यूज़ करते हैं टेक्निकल जब हमें प्रॉब्लम आ जाएंगे तो ये हम यूज़ करेंगे लाइन हाइट, ठीक है। द लाइन हाइट प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन लाइंस, लाइंस के दरमियान ये जो लाइन है तो अभी स्पेस तो है, ठीक है, तो हमें ऐसी जगह पे जब हम जाएंगे जहाँ पे चीज़ें बिल्कुल अटैच आई हो और वो बिल्कुल किसी भी तरीके से मतलब नीचे ना आए, तो हम लाइन हाइट यूज़ करेंगे कि इस लाइन की हाइट इतनी हो, इस लाइन की हाइट इतनी हो। अच्छा, तो हम इतनी वर्ड्स पे जो हमने की। इसके बाद फंड फैमिली भी हमने की, ठीक है। जिस तरह फंड फैमिली हम फेस की जगह है, फंड स्टाइल हम नॉर्मल ले सकते हैं और इटैलिक बोल्ड वगैरह ये इस तरह ले सकते हैं। तो फंड स्टाइल है, फंड साइज़ भी हमने की, फंड वेट है, फंड वेट बोल्डिंग के लिए होता है, जिस तरह हम साइज़ दे रहे हैं ज़्यादा, तो अगर हम इसके लिए देखो फंड वेट 40 पिक्सल नीचे देखेंगे, ठीक है, ये देखिए, तो ये 40 पिक्सल होगी। अगर हम इसे 80 पिक्सल, लेकिन ये अभी है बोल्ड क्योंकि ये उसमें है, ठीक है, क्या कहते हैं, तो एडिंग्स में है, तो ये इसलिए यहाँ पे पैराग्राफ कहाँ पे है, हाँ नहीं, लेकिन वो उसी के लिए एक मिनट, ये जो कुछ प्रॉपर्टी है ये जब हम आगे जाएंगे तो ये इंशाल्लाह और सही काम करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने कुछ H1 मिली है, कुछ क्लासेस मिली है, तो जैसे आप कॉन्सेप्ट ले बाकी चीज़ें इंशाल्लाह आपको 100% क्लियर होगी, ठीक है। अब सिर्फ कॉन्सेप्ट ले। इसके बाद तो जो है फंड स्टाइल है, नॉर्मल ले सकते हैं, इटैलिक ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पैराग्राफ को देखिए, स्टाइल इटैलिक है, इनहेरिट है, देखो इटैलिक हो गया। शायद आप बोल्ड भी दे सकते हैं, तो नहीं बोल्ड नहीं हो सकता।
तो ये हम आगे मतलब फॉन्ट स्टाइल इटैलिक के लिए यूज़ होता है, बोल्ड के लिए फिर बी का टैग यूज़ होता है, ठीक है। और फॉन्ट साइज से हम इसे बोल्ड करते हैं, और ये फॉन्ट वेट से हम अक्सर इसे बोल्ड करते हैं। स्ट्रांग का टैग भी इसके लिए है। तो ये है। अच्छा, एंकर लिंक है, और एंकर हम यूज़ करते हैं, ये तीन चीज़ें हम यूज़ नहीं करते, ए विजिटेड, ए होर, ए एक्टिवेटेड। तो ए और लिंक मतलब इस एंकर यूज़ होता है नॉर्मल अनविजिटेड लिंक के लिए, ठीक है। जब ए और डॉट लगा, ये जो कान लगाते हैं, तो मतलब ये अनविजिटेड लिंक है, अभी किसी ने विजिट नहीं किया, तो वो कुछ और लिख दी। और ए के साथ अगर विजिटेड लिखेंगे तो मतलब ये लिंक विजिटेड हुआ है। और अगर ए और लिखेंगे मतलब ए लिंक व्हेन द यूज़र माउस और इट, और मतलब जब आप किसी चीज़ के ऊपर हो जाते हैं तो उसको और कहते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन है, ए एक्टिव मतलब कि ये लिंक जो है ये एक्टिव है, मतलब पहले से एक्टिव है। इसके साथ टेक्स्ट डेकोरेशन है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, ये और हम पढ़ेंगे इसमें, बाकी चीज़ें इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन है, तो टेक्स्ट डेकोरेशन मतलब हमने किया है, बैकग्राउंड कलर भी हमने किया है। देन यू प्रैक्टिस ऑन चेंज कलर, डिफरेंट कलर, डिफरेंट बैकग्राउंड साइजेस आप यूज़ करें, साइज़ आप यूज़ करें। फेस जिस तरह हमने वहाँ पे यूज़ किया था, तो आप यहाँ पे फॉन्ट फैमिली एंड ऑन होर, ठीक है। और यहाँ पे तो टेबल भी आ गए, तो टेबल अगर मैं कहूँ कल करूँ, क्योंकि टेबल में फिर काम है, इसमें बहुत काम है। तो आज आप प्रैक्टिस करें और इस पे आप टेक्स्ट पे सही कमांड हासिल करें, फिर हम टेबल्स सही डिज़ाइन करेंगे खूबसूरत, ठीक है। वहाँ पे तो आपने डिज़ाइन किए होंगे, लेकिन यहाँ पे इंशाल्लाह पे और खूबसूरत लगेंगे टेबल्स। हाँ, इसके साथ साथ का ये तो स्पीड फ्रेंड साहब एक मिनट, ये और की प्रॉपर्टी हम मेन्यू जब बनाएंगे तो होर की प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। होर का मतलब ये कि जब आप किसी मेन्यू के जो ऊपर होते हैं और उसकी कलर चेंज हो जाती हैं, बैकग्राउंड चेंज हो जाती है, तो हम होर के ऊपर ये काम करेंगे। बाकी टेबल हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, एंड अगर कोई क्वेश्चन हो तो हम बता सकते हैं। इंशाल्लाह ये टेबल हम कल खूबसूरत डिज़ाइन करेंगे। जस्ट प्रैक्टिस ऑन टुडे वर्क। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।